हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2023 के मद्देनज़र जो ये परीक्षा होने वाली है 28 और 29 अक्टूबर को, उसके मद्देनज़र हम लोग रखते हुए इस जीके का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मेधावुल नरसिम्हम एक भारतीय बैंकर थे जिन्होंने 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 13वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अक्सर भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि भारत में जो बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मेधावुलु नरसिम्हम को। ठीक है, भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक मेधावुलु नरसिम्हम को कहा जाता है, जो एक भारतीय बैंकर थे। नेक्स्ट दोस्तों, उनकी सिफारिशों के कारण किए गए कुछ सुधारों में बैंकिंग ढांचे में बदलाव, निजी क्षेत्र के बैंकों की शुरुआत, परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति कोष का निर्माण, ग्रामीण बैंकिंग पूंजी पर्याप्तता और प्रावधान मानकों में बदलाव, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आधुनिकीकरण और पूंजी बाजार से जुड़े बैंकिंग सुधार शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाली किस्म HYV के बीजों की पहली शुरुआत के साथ हुई थी। 1965 में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले भारतीय आनुवांशिकीविद MS स्वामीनाथन की सहायता से सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। यह आंदोलन 1967 से 1978 तक चला और यह एक बड़ी सफलता थी। यह बेहतर और कुशल सिंचाई और फसल को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों के सही उपयोग के साथ जुड़ा हुआ था। हरित क्रांति का परिणाम खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इन HYV बीजों को गेहूं की फसल के साथ अधिक सफलता मिली और वे उन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावी थे जहां उचित सिंचाई थी। दोस्तों, अन्य क्रांतियां हैं, इनको देखते हैं। ये क्रांति एक तरफ है और इससे संबंधित नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से, हरी क्रांति कृषि उत्पादन से, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, चांदी क्रांति या रजत क्रांति भी बोलते हैं इसको, अंडा उत्पादन से, चांदी का रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, राजीव गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है। योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता बढ़ाना था। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.01% हासिल किया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और तब से भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को देखा। हालांकि वर्तमान सरकार ने पंचवर्षीय योजना प्रणाली को बंद कर दिया था और एक नया तंत्र स्थापित किया गया था। दशकों पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं को 3 साल की कार्य योजना से बदल दिया गया था, जो 7 साल के रणनीति पत्र और 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा। नीति आयोग ने मोदी कैबिनेट में योजना आयोग की जगह ले ली और 1 अप्रैल 2017 से 3 साल की कार्य योजना शुरू की है। दोस्तों, बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। घर्षण बेरोजगारी की जो खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, घर्षण बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। यह नौकरियों के बीच के समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति कई नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरी बदल रहा होता है। सरल शब्दों में, एक कर्मचारी को नई नौकरी की तलाश करने या मौजूदा नौकरी से स्थानांतरित करने में समय की आवश्यकता होती है। यह अपरिहार्य समय की देरी
घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है। इसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी। यह वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान होता है जब मुख्य रूप से खेतिहर मजदूर में पाया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार चक्र का परिणाम है जहां मंदी के कारण बेरोजगारी पैदा होती है और आर्थिक विकासों के साथ गिरावट आती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुद्रा नोटों की डिजाइन में और छपाई और उनका प्रचलन नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के उद्देश्यों में से एक नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो मुख्य रूप से देश के विकास के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सरकार सहकारी संघवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। भारत में मुद्रा नोटों के डिजाइन, छपाई और प्रचलन की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की है, जो देश का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है। आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करने और लागू करने, मुद्रा नोट जारी करने और भारत में समग्र बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन योजना आयोग को बदलने के लिए की गई थी। नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति इनपुट प्रदान करना है। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों में शामिल है रणनीतिक और दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार करना। नीति आयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रणनीतिक योजनाएं, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक विकास ढांचे और नीतियां बनाता है और उनकी सिफारिश करता है। सहकारी संघवाद। नीति आयोग नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर योजना प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति अनुसंधान और नवाचार। नीति आयोग चुनौतियों की पहचान करने, अभिनव समाधान सुझाने और सरकार को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान, विश्लेषण और साक्ष्य आधारित नीति अध्ययन करता है। निगरानी और मूल्यांकन। नीति आयोग नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करता है, उनके परिणामों का आकलन करता है और वांछित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो मध्य पाठ्यक्रम सुधार का सुझाव देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नीति आयोग अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ नीति नियोजन और विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सहयोगी मंच। नीति आयोग भागीदारी और समावेशी नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग की भूमिका मुख्य रूप से प्रकृति में सलाहकार है और नीतियों को लागू करने और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के पास है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।